सभापति महोदय, दूसरा जो सबसे अधिक विवाद खड़ा हुआ है वह पब्लिक स्कूलों के सिद्धांत को लेकर हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम कुछ निहित स्वार्थी लोगों के हितों पर, कुछ मुट्ठी भर लोगों के विशेष अधिकारों पर चोट करते हैं तो वे संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान की दुहाई देकर कहते हैं कि हमारे विशेष अधिकारों को आप छू नहीं सकते। इसमें चाहे राजाओं के पृथ्वी पर्श का सवाल हो, चाहे राजकुमारों की शिक्षा का सवाल हो, या बड़े बड़े सेठों के बच्चों या बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के बच्चों की शिक्षा का सवाल हो। महोदय, यह सही है कि हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देनी चाहें वैसी शिक्षा उन्हें दिलाएं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने बच्चों को जेब काटने वालों के स्कूलों में जेब काटने की शिक्षा दिलाएं। मेरी यह निश्चित धारणा है कि आज जो इस तरह के पब्लिक स्कूल हैं वे जेब काटने वाले पैदा कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर सबसे अधिक समाज विरोधी तत्व इन्हीं स्कूलों द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। जो बच्चे इन स्कूलों से निकलते हैं वे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जो साधारण गरीब जनता है उसके लिए उनके दिलों में वहाँ पर नफ़रत पैदा की जाती है। जब वे इन स्कूलों से निकलकर बाहर आते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे स्वर्ग से उतरकर आए हैं। इन पब्लिक स्कूलों में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के महान इतिहास, हमारे देश की शिक्षा से बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा जो हमारे इन पब्लिक स्कूलों में दी जाती है वह राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है और वह देश के लक्ष्यों, हमारे राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करते बल्कि उनमें बाधा डालती है। आश्चर्य की बात यह है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जब नौकरी देने का प्रश्न आता है तो सबसे अधिक अवसर इन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं। यही कारण है कि आज हमारी सेवाओं में जो आते हैं वे सब एक विशेष मनोवृत्ति लेकर आते हैं। वे देश की सेवा करने की मनोवृत्ति लेकर नहीं आते हैं बल्कि अपने आराम की मनोवृत्ति लेकर आते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि यदि यह वैधानिक प्रश्न हो तो हमें विधान में संशोधन करना चाहिए। इससे पहले हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन पब्लिक स्कूलों और दूसरे सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में जो फीस में असमानता है वह असमानता ना रहे। हम यह भी रोक लगा सकते हैं कि इस प्रकार के प्रत्येक स्कूल में जब दाखिला किया जाए तो स्कूल के पड़ोस में, नज़दीक में रहने वालों को अवसर दिया जाए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे देश में सही मायनों में समानता आनी शुरू हो जाएगी और भेदभाव भी दूर होना शुरू हो जाएगा। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का एक अलग से राज्य बनाए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वह अन्य क्षेत्रों की
तुलना में बहुत ही कम है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच में एक ऐसा असंतोष व्याप्त है जिसका जिक्र वे समय समय पर करते रहते हैं। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के वे 8 ज़िले जिनके नाम इस प्रस्ताव में दिए गए हैं, उनका एक प्रदेश और अन्य दूसरे ज़िलों का दूसरा प्रदेश बनाया जाना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ के निवासियों को शिक्षा की सुविधा नहीं है। चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। आज भी इस क्षेत्र के अनेक लोगों ने रेलगाड़ी को नहीं देखा है। यहाँ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पहुँचने में 1-2 महीने का समय लग जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसके विस्तृत क्षेत्रफल को देखें तो लगभग 15 करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश अपने देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऐसा पिछले अनुभवों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि इतनी बड़ी जनसंख्या एक राज्य की होने के कारण से वहाँ के क्षेत्र के लोगों का समान रूप से विकास नहीं हो सका है। यदि हम न्यायपूर्ण ढंग से भी राज्य में विकास के काम करें तो प्रत्येक क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो सकता है। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि विश्व में ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या से बहुत कम है। महोदय, इस क्षेत्र के लोग भोले भाले हैं और राष्ट्रभक्ति के प्रेम से बंधे हुए हैं। इस प्रेम में बंधे होने के कारण वे अनुशासित ढंग से इस समस्या को देश के सामने रखते आए हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे संबंधित एक समिति का गठन भी किया गया था और उस समिति ने भी उस समय यह सिफारिश की थी कि इस राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ अन्य प्रदेशों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का सहारा लिया, सरकार के कामकाज में बाधा डाली, वहीं इस पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने अनुशासन में रहते हुए देशभक्ति का परिचय देते हुए और अपनी बात को अनुशासन में रहकर इस देश की सरकार के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर नहीं आती है? सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के विषय में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में की। मंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए बाध्य है। नई सरकार जब बनी, उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम
दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसे कि आप सब जानते हैं, दल बदल हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे न तो सत्तारूढ़ दल और न विरोधी दल अछूते रहे हैं। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुनकर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं, लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मतदाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बनाया जाए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा दें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा अथवा सम्मेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य माननीय सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे, वे भी विचारणीय हैं। उन माननीय सदस्यों ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमज़ोर सा करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसमें संदेह नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी स्थानों पर स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण दोष मुक्त हो या स्थायी हो। समय और परिस्थितिवश इसमें परिवर्तन लाना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कभी कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन करे, जो इस पर विचार करे कि इस कानून को किस प्रकार से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस कानून के बारे में विद्वानों और राजनीतिज्ञों के विचार क्या हैं, इस पर भी सम्मेलन में विचार किया जाए। इस विचार गोष्ठी की एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि आज पहली बार खेती की तरफ कुछ ध्यान दिया गया है और गांव तथा खेती को प्रधान बनाने की बात कही गई है। वैसे गांधी जी पहले भी कहा करते थे कि गांवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। गांधी जी से मेरा तात्पर्य महात्मा गांधी से है। श्री साठे साहब के
गांधी जी से नहीं। जिस व्यक्ति ने देश को तबाह किया है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया तो साठे साहब को बेचैनी हो गई और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। जब हम लोग जेल में 19 महीने रहे, जहां हमारे कई साथी मर गए, तब साठे साहब की आत्मा कहाँ सो गई थी। वे उस समय भी तो लोकसभा के सदस्य थे। महोदय, अन्य गांवों की तरह किसानों को भी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने पिछले 30 साल में किसानों की किसी समस्या को हल किया? क्या किसानों के लिए भोजन की ठीक व्यवस्था हुई? किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पैसा पाने की इच्छा से वह उसको बाज़ार में बेचता है और स्वयं मोटे अन्न पर गुजारा करता है। इसी तरह 30 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गांवों में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोले गए हैं। गांवों में 10-20 मील पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसकी दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। देहातों में हर जगह शिक्षा संस्थाएं भी खोलने की आवश्यकता है। बड़े बड़े शहरों में ऋण दिए जाते हैं, घर बनाने की भी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन देहातों में किसानों के लिए न कोई ऋण दिया जाता है और न कोई घर बनाने की स्कीम चलाई जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के रहने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करने की कृपा करें। कपड़े की भी उनके लिए समस्या होती है। किसान सारी रुई अपने खेतों में पैदा करता है, लेकिन उसको कपड़ा सही दाम पर देने के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाएं जिन पर जो लोग रुई पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य पर कपड़ा दिया जाए। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिए जाएं कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दें। किसानों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। जो रक्षक हैं वे भक्षक बन जाते हैं। ऐसे कैसे देश बढ़ सकेगा?